दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। अपनी ग्रेजुएशन लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है और क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने अपने जस्ट इससे पीछे वाली क्लास में अपन ने ऑपरेटर्स पढ़े थे और ऑपरेटर्स पढ़ने के बाद में दोस्तों अपन आज पढ़ रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये बता रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हो, एम्पलीट्यूड अपन कैसे निकालेंगे। ऑपरेटर है जैसे अपन को t=0 टाइम पे कोई स्टेट दे रखी है, आफ्टर t टाइम बाद में अपन उसकी स्टेट कैसे निकालेंगे। तो इन सारी बातों की स्टडी अपन किस में करेंगे दोस्तों, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये टॉपिक अपने सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ है, postulates of quantum mechanics, क्वांटम मैकेनिक्स के अभिग्रहित postulates of quantum mechanics। तो ये क्या है क्या ये these postulates are the result of experiments, क्या रिजल्ट है कि what is the representation of state, कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है। एंड इफ वी नो द स्टेट देन हाउ वी फाइंड आउट दैट what will be the state after टाइम t। कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स हैं दोस्तों, ये अपन को ये बता रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं और ये क्या कहती हैं कि यदि अपन किसी क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम की स्टेट यदि अपन को पता है, ये लिख रखा है व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, कि स्टेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करें। अपन ने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को अपन रिप्रेजेंट दोस्तों किससे कर रहे हैं, साई से कर रहे हैं या साई कैट से कर रहे हैं या साई ब्रा से कर रहे हैं। यानी ये जो स्पेस है, जैसे अपन ने हिल्बर्ट 3 डायमेंशनल स्पेस है, 2 डायमेंशनल स्पेस है, 1 डायमेंशनल स्पेस है, वैसे ही क्या है हिल्बर्ट स्पेस है। तो हिल्बर्ट स्पेस में ब्रा और कैट नोटेशन को अपन काम में ले रहे हैं कि जैसे अपन सेकंड ईयर की थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तरंग फलन यानी साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अपन हायर स्टडीज में जाते हैं तो स्टेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज साई कैट, दैट इज साई ब्रा। और भी कोई तरीका हो सकता है, जैसे श्रोडिंजर रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही और भी कोई तरीका हो सकता है। तो दीज पोस्टुलेट जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स हैं वो ये अपन को ये बता रहे हैं कि अपन किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि स्टेट को दोस्तों अपन ने एक बार रिप्रेजेंट कर दिया और ये स्टेट t=0 टाइम पे है, तो आफ्टर t टाइम यानी कुछ समय बाद में स्टेट क्या होगी उसको अपन इन पोस्टुलेट्स के माध्यम से अपन दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पोस्टुलेट की अपन बात कर रहे हैं। पहला, स्टेट of the quantum mechanical system, state of the quantum mechanical या state of the quantum mechanical system, कि किसे अपन स्टेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, ये क्वांटम मैकेनिक्स का पहला पोस्टुलेट्स है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस according to this, the state of
any quantum mechanical system is represented by the state vector that is phi cat, या आप इसको psi cat भी बोल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है लेने की, phi cat इन हिल्बर्ट स्पेस। दोस्तों यहाँ हिल्बर्ट स्पेस आ रहा है, हिल्बर्ट स्पेस का मतलब है एन डायमेंशनल स्पेस, ठीक है ना। तो अपन अपनी क्वांटम मैकेनिक्स जो अपन पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो अपन क्या करें, स्टेट को अपन ने साई से रिप्रेजेंट कर दिया, या फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, या काई से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसा आप लेना चाहो वैसे ले सकते हो। लेकिन हिल्बर्ट स्पेस में अपन देखें, या डिराक की थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन देखें, या ब्राकेट नोटेशन के हिसाब से दोस्तों अपन देखें, तो अपन ने मान लिया कि किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को यदि अपन को रिप्रेजेंट करना है तो अपन हिल्बर्ट स्पेस में फाई कैट से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हियर फाई इज, यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं हियर फाई इज वेक्टर, फाई क्या है दोस्तों, वेक्टर है, ठीक है। ये तो हो गई हिल्बर्ट स्पेस में। इन श्रोडिंजर रिप्रेजेंटेशन, इट इज represented by phi r। अपन ने पढ़ा है phi r या psi r, या अपन और भी पढ़ते आए हैं भाई क्या, psi r t आदि से अपन ने रिप्रेजेंट किया है श्रोडिंजर इक्वेशन को अपन ने पढ़े। तो श्रोडिंजर प्रेजेंटेशन में स्टेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ तो फाई क्या था, हियर फाई इज वेक्टर और हियर फाई इज स्केलर, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, सदिश है, और ये दोस्तों क्या है, अदिश है। हियर फाई इज स्केलर। तो श्रोडिंजर रिप्रेजेंटेशन में जो भी आप वेव फंक्शन ले रहे हो दैट इज स्केलर, जबकि हिल्बर्ट स्पेस में या ब्रैकेट स्पेस में आप जैसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ जो स्टेट होती है, अपना जो वेव फंक्शन होता है दैट इज क्या होता है दोस्तों, वेक्टर होता है, ठीक है। अब और बात अपन करते हैं, क्या करते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स। भाई ये स्टेट अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे अपन देखें तो ये एक पोस्टुलेट्स खत्म हो गया, लेकिन इसी में अपन इसकी सुपरपोजिशन की भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा, या इसी में अपन बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स, सुपरपोजिशन स्टेट्स, इसको थ्योरम मान सकते हैं अपन। सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट इसी में है कि जो अपन ने स्टेट्स मानी है उसमें अपन कैसे सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। तो अपन ने कहा इफ क्या, फाई 1 कैट कोमा फाई 2 कैट, हिल्बर्ट स्पेस की बात कर रहे हैं, कोमा फाई 3 कैट एंड सो ऑन, ठीक है। इसी हिसाब से फाई एन कैट आर ऑर्थो नॉर्मल है, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट, यानी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है और ऑर्थोगोनलिटी की भी कंडीशन है, दोनों है। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स वेक्टर, स्टेट वेक्टर्स, देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन या एनी लीनियर सुपरपोजिशन, any linear superposition of these state, any linear superposition of these state vectors will also be a state vector। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि ये सारी स्टेट वेक्टर हैं किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, एक स्टेट वेक्टर होगा, ठीक है। या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि इफ फाई 1 कोमा फाई 2 कोमा फाई 3 एंड सो ऑन, फाई 1 कोमा फाई 2 कोमा फाई 3
नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखे, इसको अपन दूसरे तरीके से और लिखें। और क्या कहता है ये, इफ दीज वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स हैं, इफ दीज वेक्टर्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, then any linear superposition of these states will also represent the state of क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। यानी इसी बात को इसने दूसरे तरीके से बोल दिया कि यदि ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर्स हैं, देन एनी लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ दीज स्टेट्स शोज द, वो आल्सो ए क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर्स होगा। ठीक है। और इफ दीज वेक्टर्स, कौन से ये, क्योंकि ये हिल्बर्ट स्पेस में है, कैट स्पेस में है, तो वेक्टर्स है। इफ दीज वेक्टर्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, देन एनी लीनियर सुपरपोजिशन या एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्टेट्स विल रिप्रेजेंट also the state of quantum mechanical system। अब अपन आगे बात करें। इफ ये पोस्टुलेट्स हैं, बहुत शानदार हैं, और इसी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। इफ phi1, phi2, phi3 and so on, phi n be the solution of Schrodinger equation, Schrodinger equation, then linear superposition of these solution will also be the solution of Schrodinger इक्वेशन। ये तो स्टेट वेक्टर्स के लिए था, और ये सॉल्यूशन के लिए है कि भाई ये तो स्टेट वेक्टर्स है, कि ये स्टेट वेक्टर्स हैं, तो इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर सुपरपोजिशन का मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन मान लो, वो भी अध्यारोपण के सिद्धांत से ही है। तो इसमें ये कहा कि ये यदि अपने पास में श्रोडिंगर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है दोस्तों, तो इनका लीनियर सुपरपोजिशन भी क्या होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट्स। ठीक है। इसमें अपन बात करें इन डिराक रिप्रेजेंटेशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वेव फंक्शन क्या है भाई, डिराक कंडीशन में वेव फंक्शन को दिया जाता है साई कैट इक्वल्स टू एन सी एन और फाई एन कैट। साई कैट को अपन ऐसे लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। और यहाँ से अपन बात करें तो साई कैट साई कैट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। और इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट अपन देखें, इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट लें तो कैट का हर्मिशियन कॉन्जुगेशन आपको पता है ब्रा होता है, अपन ने पढ़ चुके हैं पहले। और ये क्या है एन, यहाँ क्या हो जाता है सी एन स्टार, और ये क्या हो जाता है फाई एन ब्रा। ये इसका क्या है दोस्तों, हर्मिशियन कॉन्जुगेट। जैसे इनको आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास में ये चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, अपन बात करेंगे ये किसी स्टेट को अपन डिराक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ सी एन क्या है, कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट है, C1
C1 phi1 C2 phi2 लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अपन लिख सकते हैं, जहाँ साई ब्रा साई कैट 1 नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, और इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट हमेशा क्या होता है, ब्रा स्पेस होता है एन सी एन स्टार, और क्या हो जाता है दोस्तों, फाई एन स्टार। और इस पर इंडिसेज यदि बदलना चाहो तो इस पर एम बदल दो, इस पर एम बदल दो, इंडिसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात करते हैं इन वेक्टर्स। एक नोट में लिख देता हूं, इन वेक्टर नोट, इन वेक्टर, वेक्टर कौन सा, जो अपन हिल्बर्ट स्पेस की बात करें, ब्रैकेट नोटेशन की, इन वेक्टर हर्मिशियन कॉन्जुगेट, हर्मिशियन कॉन्जुगेट, हर्मिशियन कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इन वेक्टर हर्मिशियन कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज डिफरेंट, इज डिफरेंट, बट इन स्केलर, but in scalar they both are same, both are same. If psi is normalized to unity then psi bra psi cat equals to क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। देन psi bra psi cat equals to दोस्तों क्या हो जाएगा, इस हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, और अपन क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट इज क्या हो जाएगा, दो इंडिसेस एम, ये एन, सी एम स्टार सी एन और फाई एम दोस्तों फाई एन, और फाई एम फाई एन को अपन क्या लिख सकते हैं, क्रोनेकर डेल्टा एम एन। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होगी जब m बराबर n, इसकी वैल्यू 0 होगी जब m नॉट इक्वल्स टू n, ये अपन को पता ही है। ठीक है, ये भी पोस्टुलेट्स में ही है जो अपन बात कर रहे हैं। ये अभी अपन ने जस्ट इसके ऊपर लिखा था, उन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, ब्रैकेट साई कैट बराबर साई, ये तो हो गया 1 LHS में, और इसकी वैल्यू अपन ने देखी, तो यहाँ से फाई एन क्या है, डेल्टा एम एन ये है, तो यहाँ से अपन देखें तो देखो सिग्मा एन क्या हो गया भाई, साई एम स्टार साई एन, और ये क्या हो गया, फाई एन इक्वल्स टू 1, यहाँ से ये हो गया। अरे यहाँ अपन ने लिखा था, देखो मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूँ, साई कैट अपन ने लिखा था एन सी एन फाई एन, ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपन ने लिया था साई ब्रा इक्वल्स टू एम सी एम स्टार फाई एम ब्रा, दोनों को अपन ने कंबाइंड किया, साई ब्रा साई कैट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो ये हो गया एम एन, क्या हो गया दोस्तों, सी एम स्टार सी एन और फाई एम बरा फाई एन कैट, और इसकी वैल्यू अपन ने कितनी ली है दोस्तों, 1, तो ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, इसमें एक एक चीज़ को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको इस हिसाब से अपन ने किया है। ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की कोशिश नहीं करनी है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इसको लिखा है। ठीक है, यहाँ से ये दोस्तों क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ से अपन बात करें तो इम्प्लाइज दैट एम एन सी एम स्टार सी एन, इसको अपन ने लिख दिया डेल्टा एम एन इक्वल्स टू 1, और अब अपन बात कर रहे हैं फॉर m बराबर n की, तो ये तो क्या हो गया, सिग्मा n हो गया, और ये सी एन स्टार सी एन, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1, और किसके लिए, वही m बराबर n के लिए। ठीक है, और इसको अपन दोस्तों क्या लिख सकते हैं, n सी एन का मॉड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 1 हो गया, किसके लिए, n बराबर n। तो इन श्रोडिंजर पिक्चर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इन श्रोडिंजर पिक्चर में इसको अपन लिखें फाई एन ब्रा फाई एम कैट, इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, फाई एम स्टार फाई एन और इंटू डीटो, और बराबर ये क्या हो गया, डेल्टा एम एन। ये श्रोडिंजर इक्वेशन में इसको लिखने का तरीका हो गया है।
ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का अपन ने पहला पोस्टुलेट्स पढ़ लिया है कि किसी स्टेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करें। यदि स्टेट अपने पास में है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक स्टेट होगी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की। और यदि अपन ने फाई 1, फाई 2, फाई 3 वेव किसी फंक्शन आ गए अपने पास में, कोई सॉल्यूशन हो गया, तो उनका सुपरपोजिशन भी क्या होगा, एक वेव फंक्शन होगा। फिर अपन ने देखा कि भाई वेक्टर हर्मिशियन कॉन्जुगेट है, ये अलग है दोस्तों, ये जो नोट है ये अलग है, ये अलग से है, इस टॉपिक का कोई रूल नहीं है, ये अलग से बात है। इफ साई इज नॉर्मलाइज टू यूनिटी, साई डेट साई ब्रा साई कैट 1 हो गया। द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट इज, अपन ने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ से अपन ने लिया था इसको, ये वाला यहाँ से डिफाइन कर दिया। और इस फाई एन को अपन क्रोनेकर डेल्टा बोलते हैं, जिसका मान 1 होता है, 0 m नॉट इक्वल्स टू 1। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये कहाँ से आया, ये कर दिया। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपन ने लिया तो कैट का बड़ा स्पेस हो गया, m इंडिसेज मैंने अलग लगा दी। अब आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने इंडिसेज अलग क्यों लगाई। देखो इंडिसेज का मतलब है 1 to n वेरी करना है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अपन जब क्रोनेकर डेल्टा की दोस्तों बात करेंगे तो वहां ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि दोनों mm हो। इंडिसेज कभी भी क्रोनेकर डेल्टा में, जब क्रोनेकर डेल्टा का मान ही आ गया तो वहां इंडिसेज अलग अलग होनी है। इंडिसेज कोई से भी आप कुछ भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को आप मान के चलना है, ठीक है। यह है, पहले जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था, थर्ड ईयर में पढ़ता था, तब ये जैसे ही इंडिसेज आती थी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था कि यार ये इतनी सारी क्यों लगाए हैं, क्या मतलब है इनका। लेकिन दोस्तों इनका मतलब है कि ये जो समेशन है वो m पे है और इसका मान है m से अनंत तक कितनी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। इसका मान n का मतलब ये इस पे है, कितनी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। जब अपन ने m बराबर n किया तो n आ गया, तो मैंने इसे एक साथ लिख दिया। और इसको अपन Cn स्टार Cn को अपन क्या लिखते हैं, मोड Cn का होल स्क्वायर आ गया। और इसको अपन श्रोडिंजर इक्वेशन में इसको अपन और ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये अपन ने ऐसे लिख दिया। इस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, ठीक है। अब ये आज ही करेंगे इसको न्यूमेरिकल्स को, और ये चीज़ आपके पास में आ गई। ऐसे ये अपनी क्वांटम मैकेनिक्स का पहला पोस्टुलेट्स, कई बातों का कॉम्बिनेशन मैंने पहला ही पोस्टुलेट्स कर दिया, पहला पोस्टुलेट्स। अब अपन सेकंड पोस्टुलेट पढ़ेंगे दोस्तों, वो किसके बारे में है, ऑपरेटर्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो किसी बच्चे ने मेरे को बताया कि सर फर्स्ट ग्रेड में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, हालांकि बराबर वेटेज है, लेकिन क्वेश्चन यदि क्वांटम मैकेनिक्स के आपके सही लग जाते हैं दोस्तों तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट्स नंबर 2, दूसरा पोस्टुलेट्स क्या है, ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। किसके बारे में है भाई, ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो ऑब्जर्वेबल कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल है, उसमें ऑपरेटर के बारे में भी अपन ने पढ़ रखा है। तो मैं इसको कैसे दिखाई, फॉर एनी ऑब्जर्वेबल और फॉर एनी ऑब्जर्वेबल और डायनेमिकल, एनी डायनेमिकल वेरिएबल्स फॉर एनी ऑब्जर्वेबल और एनी डायनेमिकल वेरिएबल्स ए, देर इज a corresponding Hermitian operator A cap and expectation value must be रियल। यदि कोई भी ऑब्जर्वेबल है एक, देर इज ए कोरस्पॉन्डिंग हर्मिशियन ऑपरेटर ए कैप, और हर्मिशियन ऑपरेटर ए है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन हो गए तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप क्या है, मस्ट बी रियल। कोई भी ऑब्जर्वेबल या डायनेमिक वेरिएबल है जिसको अपन क्वांटम मैकेनिक्स में यूज में ले रहे हैं, वो क्या है, ऑपरेटर है।
ऑपरेटर में एक प्रजाति हर्मिशियन ऑपरेटर की है, जो अपन ने पीछे वाली इसकी वीडियो में अपन ने पढ़ा है हर्मिशियन ऑपरेटर में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और यदि ऑपरेटर हर्मिशियन है दोस्तों तो उसकी आइगन वैल्यू मस्ट भी क्या है, रियल है। हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या है, ए कैप डैगर इक्वल्स टू क्या होगा ए, और या ए कैप कॉन्जुगेट की अपन बात करें तो ये क्या है ए स्टार ए। ठीक है, इसको अपन लिखें तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में फाई एम ए कैप डैगर फाई एन बराबर क्या हो गया, फाई एम ए फाई एन। ठीक है, ये अपने पास में हो गया इक्वेशन 1। ऐसे ही अपन दूसरा बात करें श्रोडिंगर प्रेजेंटेशन में, इसको लिखें तो फाई एम कोमा ए कैप फाई एन, ठीक है, इक्वल्स टू ए कैप फाई एम कोमा फाई एन। ये समीकरण नंबर 2, ये प्रेजेंटेशन ऑपरेटर फॉर्म में अपन ने लिखा था। इन इंटीग्रल फॉर्म, इन इंटीग्रल फॉर्म, इन इंटीग्रल फॉर्म इफ ए स्केलर, if a scalar then complex conjugate of फर्स्ट ये वाला एंड सेकंड, ये जो समीकरण है एक तो ये तो फर्स्ट और ये सेकंड, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी सेम, विल बी सेम। और इसको अपन लिखें तो फाई एम डैगर ए कैप फाई एन डी टू बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए कैप फाई एम डैगर फाई एन डी टू। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 3। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 3 हो गया। यदि ये इंटीग्रल फॉर्म में है तो इफ ए स्केलर, इंटीग्रल फॉर्म तो ये होगी, यदि ए स्केलर है, यहाँ कौन सा ये ऑपरेटर ए स्केलर है, देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो दोनों का क्या होगा सेम होगा, फर्स्ट और सेकंड जो समीकरण है अपने पास में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये इफ ए स्केलर देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी सेम, कि फर्स्ट और सेकंड का दोनों का सेम होगा। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए स्केलर है तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ये है दोस्तों, ये नहीं है, फर्स्ट ये है सेकंड ये, कॉम्प्लेक्स ए स्केलर है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दोनों का क्या होगा सेम होगा। इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अपन श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इंटीग्रल फॉर्म में अपन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एनी ऑपरेटर शुड सेटिस्फाई, इसमें ये लिखना है एनी ऑपरेटर शुड satisfy these above three condition, these above three condition, तीनों एक ही हैं कंडीशन, then given operator A is Hermitian, given ऑपरेटर क्या होगा दोस्तों हर्मिशियन होगा। और हियर ए या हियर 1, 2 एंड 3 जो तीनों समीकरण है वो क्या है सेम है, कोई अंतर नहीं है इनमें, इसमें क्या नहीं है कोई अंतर नहीं है। ये अपन को बात रखनी है। अपन जानते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी का मतलब क्या है आइटा एच क्रॉस डेल और डेल टी, और मोमेंटम का क्या है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल और डेल एक्स। मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन, दोनों ही क्या है हर्मिशियन है। ठीक है ना। दीज कंडीशन आर यूज टू इवेलुएट द हर्मिशियन ऑपरेटर ऑफ एक्सप्लिसिटी फॉर्म ऑफ मोमेंटम, यानी ये हर्मिशियन है और ये जो कंडीशन है
ये किसी भी ऑपरेटर को हर्मिशियन प्रूव करने के लिए मतलब काम में ली जाती हैं। और एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, 99% क्वेश्चन उसी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। तो यदि ऑपरेटर है हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। और यदि इसमें जो ऑपरेटर ए है वो स्केलर है दोस्तों, तो ये फर्स्ट और सेकंड यानी डैगर ले लो चाहे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और ये तीनों समीकरण, ये ब्रैकेट नोटेशन में है, ये श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में है और ये इंटीग्रल फॉर्म में, ये तीनों एक ही बात को शो कर रही हैं कि किसी ऑपरेटर को अपन हर्मिशियन कैसे शो करें। ये इसका दूसरा पोस्टुलेट्स हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरे पोस्टुलेट्स की। दो पोस्टुलेट्स हो गए। तीसरा जो पोस्टुलेट्स है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू के संबंध में। क्वांटम मैकेनिक्स का तीसरा, मेजरमेंट एंड आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर्स। तीसरा पोस्टुलेट्स क्या है, मेजरमेंट एंड आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर्स, कि इनको मेजरमेंट कैसे करें और इनकी आइगन वैल्यू अपन कैसे निकालें। मेजरमेंट एंड आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर्स। हाँ, तो क्या है, द मेजरमेंट ऑफ एन ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल A may be represented by the action of the operator A cap on the state phi n cat। अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वेशन कैसे निकाल रहे हैं, जब इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करें, द मेजरमेंट ऑफ एन ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल, या ऑब्जर्वेबल ऐसे मान लो, ए अपने पास में कोई ऑब्जर्वर मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्शन ऑफ द ऑपरेटर ए कैफ, जैसे ऑपरेटर फॉर्म में आ गया ये ए कैफ है, ऑन द स्टेट फाई एन। तो इसको अपन कैसे लिखें, ए कैफ फाई एन कैट बराबर क्या हो गया दोस्तों, ये लेमड़ा और फाई एन डेस कैट, यानी फाई एन पे ए ऑपरेट हुआ तो ये लेमड़ा अपने पास में कोई वैल्यू आ गई और ये फाई एन डेस। दोस्तों इसको अपन बोलते हैं ऑपरेटर, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। ये जो है इसको अपन देखो, ये चेंज हो रहा है, ये वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन है, ये आइगन फंक्शन नहीं है। ये जो वैल्यू है इसको अपन बोलेंगे आइगन वैल्यू, और ये वेव फंक्शन चेंज हो रहा है तो ये भी वेव फंक्शन है कोई दूसरा। इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन, या सिंपल भाषा में अपन आइगन वैल्यू इक्वेशन को लिखते हैं एस आई बराबर ई साई। ठीक है, वैसे ये क्या है, ए फाई बराबर लेमड़ा फाई, यहाँ कैट नोटेशन है, ये अलग चीज़ है। या यहाँ से अपन ये कर सकते हैं कि ए कैफ फाई एन कैट बराबर ये भी हो सकता है, बराबर ए एन और क्या होगा दोस्तों, फाई एन कैट। तो देखो इसमें जो अपनी फाई एन स्टेट, यहाँ तो स्टेट दोस्तों क्या हो रही है, देखो फाई एन की फाई एन डेस हो गई, और यहाँ स्टेट है वो फाई एन की फाई एन रही है। तो यहाँ इस इक्वेशन को अपन नाम दे दें ए और इस इक्वेशन को नाम दे दें अपन बी। यहाँ दोनों में अंतर ये है कि इक्वेशन ए में यहाँ देखो ये आइगन वे ऑपरेटर है, ये आइगन फंक्शन है, यहाँ मैंने इसको वेव फंक्शन लिखा है दोस्तों, और इसको मैं बोल रहा हूँ ये है तो वेव फंक्शन, लेकिन जब वेव फंक्शन ऑपरेटर होने के बाद में भी वेव फंक्शन में परिवर्तन नहीं हो, देखो फाई एन, ठीक है, तो ऐसे वेव फंक्शन को अपन बोलते हैं आइगन फंक्शन। और यहाँ देखो ए इस पे ऑपरेट हुआ फाई एन पे, और ये लेमड़ा कुछ वैल्यू आ गई, लेकिन ये वेव फंक्शन है वो चेंज हो गया, फाई एन डेस चेंज हो गया, तो ये आइगन फंक्शन नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन चेंज हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन, और इसको भी अपन बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। लेकिन यहाँ जो बी इक्वेशन में दोस्तों जो वेव फंक्शन दे रखा है वो आइगन फंक्शन है, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे अब इसको, इफ एन ऑपरेटर
on the state, operates on the state and state changes, and operates on the state and state changes, जैसे समीकरण 1 में हो रही है, then lambda is not the आइगन वैल्यू। इसको अपन आइगन वैल्यू नहीं बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे आइगन वैल्यू, ए को अपन आइगन वैल्यू। एंड स्टेट चेंजेस, देन लैम्बडा इज नॉट द आइगन वैल्यू। ठीक है, लैम्बडा इज नॉट द आइगन वैल्यू। एंड इफ स्टेट रिमेन सेम या अनचेंज्ड, and if state remain same after operating a cap, then an कौन सा, ये वाला an is आइगन वैल्यू, then an is called आइगन वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट बात, an is called आइगन वैल्यू एंड corresponding wave function phi n cat is called या is known as आइगन फंक्शन। अपने अलग से एक टॉपिक दे रखा है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो दो इक्वेशन है दोस्तों, ध्यान से मैं इसको वापस मिटा रहा हूं एक बार, कि ये अपने पास में ये स्टेट है और ठीक है, और ए कोई ऑपरेटर है, ये फाई एन पे ऑपरेट हुआ, लेमडा कोई वैल्यू आ गई और ये फाई एन डेस होगी, स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज होगी तो यहाँ जो लेमडा है वो आइगन वैल्यू नहीं है, पहले मैंने मिस्टेक कर दी थी, लेमडा है वो यहाँ आइगन वैल्यू नहीं है। लेकिन दूसरे में देखो, दूसरी इक्वेशन में ए कैफ है वो फाई एन स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ ए एन कोई वैल्यू आ गई और ऑपरेटर यानी फंक्शन वेव फंक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ जो ए एन है दोस्तों उसको अपन कहेंगे आइगन वैल्यू, और इस समीकरण को अपन क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको, आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं कहेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें अपन बात कर देते हैं। इन इक्वेशन ए अपन लिखा है, इन इक्वेशन ए वेव फंक्शन इज नॉट आइगन फंक्शन, वेव फंक्शन इज नॉट आइगन फंक्शन, वेव फंक्शन इज नॉट आइगन फंक्शन, इट इज सिंपली ए वेव फंक्शन। आइगन फंक्शन नहीं है ये, सिंपली जो अपन वेव फंक्शन लेते हैं वो वेव फंक्शन है। ठीक है, इज नॉट आइगन फंक्शन, इट इज सिंपली ए वेव फंक्शन। ठीक है, हाँ, अब अपन आगे इसी पे चर्चा करते हैं दोस्तों। द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट, इसी में अपन आगे चर्चा करते हैं, ये तो अपन ने कर ली। दी नेक्स्ट इसी में है, दी पॉसिबल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट is given by the possible result of measurement is given by any one of the eigen values of the operator। कि जो पॉसिबल रिजल्ट है मेजरमेंट के इज गिवन बाय एनी वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए कैप, किसी आइगन वैल्यू से दी जा सकती है। इफ वी वांट टू कैलकुलेट
want to calculate energy, if you want to calculate energy eigenvalue of operator of the operator possible eigen value of Hamiltonian, then possible eigen value of Hamiltonian ऑपरेटर है is given by En, ठीक है। और इसकी आइगन वैल्यू को दोस्त अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच साई बराबर ई एन साई, या एच साई कैट बराबर ई एन साई कैट, ऐसे। और यहाँ ई एन की वैल्यू अपन निकालेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन, जैसे वन डायमेंशनल बॉक्स में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, वो आइगन वैल्यू इक्वेशन हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी, ये अपन निकालेंगे। लेकिन अपन ऐसे अपन लिख सकते हैं एच साई बराबर ई साई। ये अपना तीसरा पोस्टुलेट्स हो गया दोस्तों, ठीक है। अब अपन चौथा पोस्टुलेट्स अपन डिस्कस करेंगे। ये तीन पोस्टुलेट्स अपन ने पढ़े, चौथा पोस्टुलेट्स क्या है, प्रोबेबिलिटी, चौथा प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम। प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम ऑफ मेजरमेंट्स, probabilistic outcome of measurements according to these postulates, we can measure the probability, of any measurement, of any measurable quantity या measurement, probability of any measurement, probabilistic outcome of measurement, probabilistic यानी probability की तरह अपन को measure करना है। चौथा है, according to these postulates we can measure the probability of any measurement या any quantum mechanical state, if single state is present then there will be, यहाँ पर मान सकते हैं if single state is present, कि only single state ही present है, single present, then there will be 100% प्रोबेबिलिटी। यदि एक ही स्टेट रिप्रेजेंट है तो वहां 100% कण के पाए जाने की प्रायिकता 100% है। हाँ, अब अपन आगे बात करेंगे कि भाई एक से ज्यादा स्टेट, तब अपन प्रोबेबिलिटी को अपन कैसे फाइंड करें, ठीक है। व्हेन measuring an observable या operator A of any quantum mechanical system in a state psi cat, the probability of obtaining one of the non-degenerate, DEGENERATE, non-degenerate, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, non-degenerate आइगन वैल्यू an ऑफ द, an अपन ने अभी पढ़ा था, an ऑफ द corresponding
ऑपरेटर, corresponding operator a cap is given by बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पी एन बराबर, नॉन डिजेनरेट की बात कर रहे हैं अपन, फाई एन साई कैट का मॉड स्क्वायर बटे क्या हो गया साई कैट साई ब्रा, या साई ब्रा साई कैट, इसको अपन कहेंगे इक्वेशन 1, इसको अपन कहेंगे ए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी फॉर नॉन डिजेनरेट, फॉर नॉन डिजेनरेट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, फॉर नॉन डिजेनरेट। और यहाँ से साई कैट को अपन क्या लिख सकते हैं, साई कैट को सी एन फाई एन कैट, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही इसमें लिखा है कि यदि कोई अपने पास में ऑब्जर्वेबल ए है और किसी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट की अपन को प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करनी है नॉन डिजेनरेट, यानी नॉन डिजेनरेट का मतलब दोस्तों क्या है कि एक आइगन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही एनर्जी, समझ गए क्या बात को, कि जैसे एक स्टेट में कोई फंक्शन है, स्टेट अपन ने डिफाइन कर दी, तो उसकी केवल और केवल एक ही एनर्जी संभव हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, नॉन डिजेनरेट। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी एन इक्वल्स टू फाई एन बरा साई कैट का मॉड स्क्वायर साई बरा साई कैट, और साई क्या है, एन सी एन फाई एन कैट, ये किसके लिए, नॉन डिजेनरेट स्टेट के लिए। यहां से अपन ऑपरेट एन ऑपरेटर ए कैप, देखो ये अपने पास में स्टेट आ गई, अब इस पे अपन एक ऑपरेटर ए को ऑपरेट करते हैं, क्या है, ए कैप को अपन ने ऑपरेट किया इस पे, तो साई, ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ए कैप एन क्या हो गया, सी एन फाई एन कैट, ए को अपन ऑपरेट कर रहे हैं, और यहां पे अपन ए को बात करें, ए कैप साई कैट बराबर, ए तो अपनी जगह है ही, ए कैप, ये क्या हो गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सी वन फाई वन कैट प्लस सी टू फाई टू कैट प्लस सी थ्री फाई थ्री कैट एंड सो ऑन ऐसे। ठीक है, और ये क्या आ गया, एक तो ये हो गया, और अपने पास में ये आ गया फाई एन साई ब्रा, या फाई एन ब्रा साई कैट बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी एन आ जाएगा, बाकी अपने पास में खत्म हो जाएगी बात। तो फाई एन बरा साई कैट बराबर क्या आ गया अपने पास में, सी एन आ गया। ठीक है, हाँ, यहां फॉर नॉन डिजेनरेट, फॉर नॉन डिजेनरेट स्टेट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, देयर विल बी सिंगल स्टेट फॉर सिंगल आइगन वैल्यू या एनर्जी वैल्यू बोल सकते हो आप। देयर विल बी सिंगल स्टेट का मतलब दोस्तों वेव फंक्शन से, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट्स का मतलब है कि एक एनर्जी लेवल के लिए केवल एक ही आइगन वैल्यू हो या एक ही एनर्जी वैल्यू हो, आइगन वैल्यू या एनर्जी वैल्यू दोस्तों एक ही बात है। ठीक है, फॉर नॉन डिजेनरेट की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट तो अपने पास में डिजेनरेट भी हो सकती है, तो डिजेनरेट की अपन बात करें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, व्हेन क्या पॉसिबल हो, व्हेन इट मे बी फॉर डिजेनरेट, when it may be for when it may for degenerate, किसके लिए, suppose there are m states, ठीक है, calculate the probability of
each state and then average। यदि ये तो नॉन डिजेनरेट के लिए बात होगी कि सिंगल स्टेट के लिए सिंगल वेव फंक्शन हो, और ये क्या है, यदि डिजेनरेट हो तो व्हेन इट मे फॉर डिजेनरेट, तो अपन मान सकते हैं कि सपोज देयर आर एम स्टेट्स, यहाँ तो सिंगल स्टेट्स, एम स्टेट्स, देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। यदि एम स्टेट्स हो तो हर स्टेट की अपन को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद में सबका अपन को क्या लेना है दोस्तों, एवरेज लेना है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसी में अपन आगे बात करेंगे। ये तो अपन ने बात किसके लिए कर ली, नॉन डिजेनरेट की। अब अपन डिजेनरेट की बात करेंगे, तो अपन बात कर रहे हैं दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एम फोल्ड डिजेनरेट। एम फोल्ड डिजेनरेट का मतलब है कि एम प्रकार की स्टेट संभव है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही एम प्रकार की स्टेट संभव है, तो इसको अपन बोलेंगे एम फोल्ड डिजेनरेट। जैसे 2 मान लो हो, जैसे एक आइगन एनर्जी स्टेट के अकॉर्डिंग 2 आइगन वैल्यू हो तो वो टू फोल्ड हो जाएगी। जैसे 3 हो तो 3 फोल्ड, 4 हो तो 4 फोल्ड, आगे आएंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं ये चीज। तो ये क्या है, एम फोल्ड डिजेनरेट आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू an ऑफ द ऑपरेटर a कैप इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, Pn बराबर m, और यहां आ जाएगा फाई n m साई कैट का मॉड स्क्वायर बटे साई ब्रा साई कैट। ये किसके लिए आ जाएगा, फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर डिजेनरेट केस, प्रोबेबिलिटी फॉर डिजेनरेट केस। ये मोस्टली अपन को स्टार्क प्रभाव में भी यहां काम में आएगी। Pn इक्वल्स टू सिग्मा m फाई nm। यहाँ ये जो m है वो फोल्ड को जनरेट कर रहा है कि कितने प्रकार के वेव फंक्शन हैं सबके साथ में, तो अपन को ये कैलकुलेट करना है। इफ वेव फंक्शन इज सुपरपोजिशन, इसमें लिखे अपन, इफ वेव फंक्शन इज कॉम्बिनेशन या सुपरपोजिशन ऑफ फाई 1 कैट कोमा फाई 2 कैट कोमा फाई 3 कैट एंड सो ऑन, देन साई कैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर 1 2 4, यानी यहाँ पर 5 4 कैट, और ये क्या आ जाएगा Cn फाई n। ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं, ये अलग से नई चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इफ इसके आगे एक बात और, ये चौथा अपना पोस्टुलेट चल रहा है कि नॉन डिजेनरेट और डिजेनरेट की बात कर रहे हैं। इफ फाई 1 कैट एंड फाई 2 कैट आर डिजेनरेट, NE डिजेनरेट, देन फाई 1 कैट किस में बदल सकती है, फाई 1 डैश कैट में बदल जाएगी। ऐसे ही फाई 2 कैट है वो फाई 2 डैश में हो सकती है। दैट इज फाई NM, M डिफरेंट स्टेट्स। ये क्या है, M different states that have an eigen value, इसका मतलब ये है ऑपरेटर विल यूज टू कैलकुलेट, ऑपरेटर है, हमेशा याद रखना ऑपरेटर हमेशा कहाँ काम में आते हैं, मोमेंटम
एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटर काम में आते हैं, लेकिन अपन को प्रोबेबिलिटी यदि कैलकुलेट करनी है तो अपने को ऑपरेटर काम में नहीं लेने हैं। ये सत्य और असत्य कथन में आ सकता है। व्हेन वी कैलकुलेट द मोमेंटम, एनर्जी एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, देन वी यूज द ऑपरेटर एंड ऑब्जर्वेबल, बट व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, देन वी कांट यूज ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, ये चौथा इसका जो पोस्टुलेट था डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट स्टेट के लिए, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के लिए समझ गए होंगे आइगन वैल्यू कौन सी होगी, आइगन फंक्शन कौन सा होगा। नॉन डिजेनरेट ये फॉर्मूले आपको रटने हैं। ठीक है दोस्तों, और अब पांचवा जो पोस्टुलेट्स है वो इंपॉर्टेंट है और बच्चे उसको पढ़ते भी नहीं है। देखना पांचवा ऑपरेटर कि अपने पास में कोई स्टेट है दोस्तों, वो किसी समय पर अपन को स्टेट दे दी, उसके कुछ समय बाद में यानी आफ्टर टाइम टी बाद में अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कोई दूसरी स्टेट कैलकुलेट करना है। तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको अपन बोलेंगे टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। पांचवी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। इस पे क्वेश्चन आता ही है, टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स, when we know the state at time t बराबर 0 सेकेंड, then we can calculate the state of quantum mechanical system after टाइम टी। कि यदि अपने पास में हो तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम टाइम में भी कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। सपोज एट टाइम टी बराबर 0 अपन मान लेते हैं, सपोज एट टाइम टी बराबर 0। कैसे अपन डिफाइन करें स्टेट को, साई टी, बहुत ध्यान से, साई टी कैट बराबर यू कैप टी टी 0, टी 0 और साई टी 0, और ये स्टेट अपने पास में आ गई। ये इसको अपन को याद रखना है कि एट टाइम टी बराबर 0 है या टी बराबर टी 0, साई टी कैट को अपन ने यू कैप टी 0, साई टी 0 कैट से अपन ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जहां यू कैप टी 0 क्या है, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, we don't know its form कि ये कैसा होगा। we don't know its form to calculate form of u cap, we operate it on following श्रोडिंजर इक्वेशन। और फॉलोइंग श्रोडिंजर इक्वेशन क्या है दोस्तों, एच साई बराबर ई साई, यानी एच साई कैट बराबर ई साई कैट। यदि अपन को ये जो ऑपरेट स्टेट अपन को दिखा दी, साई टी बराबर यू कैप टी 0, साई टी 0 है, इसमें यू कैफ है वो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है। क्या है दोस्तों, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है। इसकी एग्जैक्ट फॉर्म अपन को नहीं पता है, और इसको एग्जैक्ट फॉर्म इसकी पता करने के लिए, यानी टू कैलकुलेट फॉर्म ऑफ यू कैप का मतलब है टी 0, वी ऑपरेट इट ऑन फॉलोइंग श्रोडिंजर इक्वेशन। और इसको अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, एच साई टी ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल्स टू ई ऑपरेटर फॉर्म में क्या है, आईटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, यही है। तो यहां अपन लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, आईटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी और साई टी, और ये क्या हो गया, कैट हो गया दोस्तों। नाउ ऑपरेट टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, नाउ ऑपरेट टाइम इवोल्यूशन
ऑपरेटर। अब अपन के क्या कर दिया, इसको टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को अपन ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से इंप्लाइज दैट एच यू कैप टी टी जीरो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है, और ये किस पे ऑपरेट हो रहा है, साई टी जीरो बराबर, ठीक है भाई, आईटा एच क्रॉस डेल और डेल टी, और इसको मैंने लिख दिया ऐसे यू कैप टी टी जीरो और साई टी जीरो और ये कैट, ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ से इक्वल्स टू ये क्या आ गया, आईटा एच क्रॉस डेल यू अपॉन डेल टी और साई टी जीरो कैट, ठीक है। हाँ, इसको अपन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, साई टी जीरो कैट इज कांस्टेंट, वरना तो क्या होगा, इसका अवकलन ये ऐसा कैसा, तो इसका अवकलन ये ऐसा कैसा, प्लस इसका अवकलन ये ऐसा कैसा, लेकिन इसको अपन ने कांस्टेंट माना तो एक टर्म जीरो होगी। तो साई टी जीरो इज कांस्टेंट बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, because it does not depends on टाइम t, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू अपन को दे दी, तो ये अब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका सेकंड अवकलन, भाई इसका अवकलन अपन करेंगे तो ये एक फंक्शन, ये दो फंक्शन, पहला जो कहती हूँ दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो कहते हूँ पहले का अवकलन। तो इसमें पहले का अवकलन ही कर दिया, दूसरे का अवकलन क्या हो गया, जीरो हो गया। अपन ने यहाँ लिख दिया कि साई टी जीरो इज कांस्टेंट अपन को लेना है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टी सिंस, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्या होगी दोस्तों, यहाँ से ये हो गया इंप्लाइज दैट एच यू कैप साई टी जीरो कैट बराबर आईटा एच क्रॉस डेल यू अपॉन डेल टी और डेल यू अपॉन डेल टी, और ये क्या हो गया, साई टी जीरो कैट, ठीक है। यहाँ से अपन आगे इसमें बात करें कि अपन को डेल यू अपॉन डेल टी निकालना है। टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से देखिए डेल यू अपॉन डेल टी, इसमें आईटा देखो इधर से भाग लगेगा आईटा एच क्रॉस का, तो ये क्या हो गया, माइनस का आईटा एच कैप बटे एच क्रॉस, ये इसमें भाग जाएगा तो ये आईटा एच क्रॉस, आईटा का ऊपर गुणा आईटा का नीचे गुणा, तो आईटा स्क्वायर तो नीचे वाला -1, आईटा एच कैप अपॉन एच क्रॉस हो जाएगा, और ये आ जाएगा यू कैप टी टी जीरो, और साई टी से साई टी कट जाएगा, सेम ही टाइम हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई अपने पास में, कई बार तो यही पूछ लेते हैं अपने को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेट में भी कई बार पूछा है। अब देखो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट अपन को करना है। तो देखो डेल यू अपॉन यू को इसके नीचे लिया है इक्वल्स टू माइनस आईटा एच कैप बटे एच क्रॉस, और ये क्या हो गया डी टी, ठीक है। और निश्चित अनिश्चित समाकलन है तो प्लस सी, अनिश्चित समाकलन है तो क्या हो गया प्लस सी हो गया, ठीक है। इफ यहां से देखिए इफ एच इज टाइम इंडिपेंडेंट, if h is time independent, only then we can integrate, it here। if h is time independent यानी ये h है, h dt है, तो अपन ने लिखा है if h is time independent only then we can integrate it here। so consider h is time independent, so consider h is time independent। तो यहां से इसको अपन करें तो ln u कैप, भाई dx अपॉन एक्स का मतलब log x हो गया, तो
तो एल एन यू कैप इक्वल्स टू माइनस आइटा, ठीक है भाई, अपॉन एच क्रॉस एच कैप, ये टी और क्या हो गया प्लस सी, ठीक है। यहां से अपन बात करें, क्योंकि अपन ने पढ़ा है, यहां से अपन को सी तो निकालना ही पड़ेगा भाई। तो देखो अपन जानते हैं क्या, इफ साई टी जीरो कैट बराबर क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर यू कैप टी टी जीरो, और इसमें खास बात क्या है, साई टी जीरो कैट, और दूसरी बात क्या होती है, देन यू कैप की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, 1 होती है। यू कैप की ये इससे कट जाएगा तो यू कैप की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1 आ जाएगी। तो अपन बात करें एट टी बराबर टी जीरो, अपन लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ अपन को सी चाहिए, तो एट टी बराबर टी जीरो यू कैप इक्वल्स टू 1, टी बराबर टी जीरो हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, टी बराबर टी जीरो हो जाएगा, तो यू कैप इक्वल्स टू 1। और उस टाइम में यहाँ से देखिए टी बराबर टी जीरो, तो सी बराबर यहाँ से देखें ये सी है, ये क्या हो गया log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी है, एल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 0 हो जाएगा, तो यहाँ से सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, आइटा अपॉन एच क्रॉस और एच कैप टी जीरो, क्या आ जाएगी, ये वैल्यू को इसमें पुट करो, तो यहाँ से पुट किया तो एल एन यू कैप इक्वल्स टू माइनस आइटा कैपिटल एच कैप अपॉन एच क्रॉस टी, और प्लस क्या हो गया आइटा अपॉन एच क्रॉस और एच कैप टी जीरो। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यू कैप इक्वल्स टू दोस्तों क्या आ गया, ई टू दी पावर माइनस आइटा अपॉन एच क्रॉस, एंटी लॉग लोगे एच कैप, और ये क्या हो जाएगा टी माइनस टी जीरो, माइनस बाहर भी तो कॉमन ले लिया, तो माइनस टी जीरो, ये अपने पास में क्या आ गया टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कि यू कैप इक्वल्स टू क्या हो गया ई टू दी पावर माइनस आइटा अपॉन एच क्रॉस एच कैप टी माइनस टी जीरो। इसमें देखो इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एल एन यू कैप इक्वल्स टू माइनस आइटा अपॉन एच क्रॉस एच कैप कॉमन ले लिया, टी माइनस टी जीरो, एंटी लॉग ले तो ई टू दी पावर ये आ जाएगा, लॉग इससे कट जाएगा तो यू कैप बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में ये आ जाएगा। दिस इज द फॉर्म ऑफ, अपन मान सकते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ यू कैप, दिस इज द फॉर्म ऑफ यू कैप बाई ऑपरेटिंग दिस ऑपरेटर। देखिए थोड़ा सा, बाई ऑपरेटिंग this operator, by operating this operator of any state, we can calculate the state at time t. We can calculate the state at time t after same time. If we know the value of a cap, if we know the value of a cap, then we can calculate for e a cap। कैसे, जैसे a कैप फाई एन कैट बराबर क्या होता है a n फाई एन कैट, ऐसे ही e टू दी पावर a कैप को अपन क्या लिख सकते हैं भाई 1 प्लस a कैप स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से e कैप a कैप फाई एन बराबर अपन क्या लिख सकते हैं भाई 1 प्लस ए कैप प्लस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, और ये किस पे ऑपरेट हो गया फाई एन पे ऑपरेट हो गया। अब एक तो 1 का तो ऐसे कैसा आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन फाई एन कैट,
और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर e⁴n और क्या हो जाएगा phi n कैट। यदि अपने पास में ये पता हो अपन को तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं e⁴a कैट, यानी ऑपरेटर फॉर्म, ये ऑपरेटर फॉर्म है, phi n कैट बराबर an phi n कैट होगा। e⁴a कैप को अपन एक्सपेंड करें तो 1 + a कैप प्लस a स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, उसको अपन ने इस पे ऑपरेट किया तो इसको मैंने लिख दिया 1 + a कैप, तो phi n यहाँ से देखो phi n का phi n रहा, a कैप इस पे ऑपरेट होगा तो phi n an आ जाएगा, फिर a स्क्वायर होगा तो an स्क्वायर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, phi n कैट को कॉमन ले लेंगे और इसको दोस्तों अपन क्या लिखेंगे e⁴an। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो है रिप्लेस ऑपरेटर a कैप, कहने का मतलब सीधा अपन करें तो अपन ये लिख सकते हैं रिप्लेस ऑपरेटर a कैप बाई आइगन वैल्यू। किससे रिप्लेस करना, आइगन वैल्यू से। यहां से देखो कि अपन an था और यहां से क्या था ean हो गया, बस इतना ही अंतर है। आइगन वैल्यू से इसको क्या करना है दोस्तों, अपन को ऑपरेट करना है। इस हिसाब से ये 5 और ये 6ठी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अपने क्या हैं पोस्टुलेट्स हैं। क्या हैं दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स हैं। ये भी अपने पूरे के पूरे सिलेबस में है। इनको बहुत ध्यानपूर्वक अपन को 2 बार इस वीडियो को देखकर अपन को करने हैं, सीखने हैं। और टाइम इवोल्यूशन की जो इक्वेशन एक जो मैंने बॉक्स में बंद की है वो, और उसके आगे अपन ने उसको कैसे सोल्व किया उसको आपको बहुत ध्यान से करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।